वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी अर्जियों पर जिला अदालत में 26 सितंबर को आदेश आ सकता है। इसमें हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे में मिले सबूतों को संरक्षित करने और दैनिक पूजा की मांग की गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे रोके जाने की मांग की थी। मूल मुकदमे की सुनवाई 28 सितंबर को होगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि देश में श्री राम वन गमन मार्ग के 290 स्थानों पर विशेष शिला स्तंभ लगाए जाएंगे और उन पर संबंधित प्रकरण के बारे में रामायण में लिखे श्लोकों का अनुवाद भी स्थानीय भाषा में किया जाएगा। ऐसा पहला स्तंभ 30 सितंबर को कारसेवकपुरम में पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस ट्रेड शो में 2000 से ज्यादा उत्पादक अपने उत्पाद पेश करेंगे, जिन्हें वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में पहली बार यूपी के ग्रेटर नोएडा में मोटोजीपी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन 22 सितंबर से हो रहा है। इसमें दुनिया भर की 41 टीमों के 82 राइडर्स शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम 25 सितंबर तक चलेगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में चुनाव कराने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि परिसीमन की रिपोर्ट 30 नवंबर तक पेश हो जाएगी। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिन के अंदर चुनाव जरूरी है। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ पारित हो गया। इससे पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा की मांग करते हुए संशोधन का प्रस्ताव भी डाला था। विपक्षी दलों ने बिना जनगणना और परिसीमन किए ही मौजूदा हालात में कानून लागू करने की मांग भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को संसद से मंजूरी मिलने को स्वर्णिम पल बताया है। महिला आरक्षण बिल पारित होने के मौके पर संसद में बड़ी संख्या में महिला सांसदों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर तमन्ना भाटिया, खुशबू, दिव्या दत्ता, इशिता भट्ट समेत अन्य कई अभिनेत्रियों और कलाकार संसद भवन पहुंचे। महिला आरक्षण बिल पारित होने की खुशी में कल सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के अभिनंदन का कार्यक्रम है। इसमें बीजेपी की सभी महिला मंत्री, सांसद और दिल्ली की पार्षद और महिला कार्यकर्ता शामिल होंगी। बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने ये लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि भारत और कनाडा के बीच क्या चल रहा है। उससे भी ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, क्या वो भारत वापस आ पाएंगे, क्या उन्हें कनाडा से भारत वापस भेज दिया जाएगा, क्या उन्हें वीजा मिलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनाडा की सरकार उनका वीजा कैंसिल कर दे। इस समय की स्थिति क्या है, सब ये जानना चाहते हैं। और जिन परिवारों के बच्चे और रिश्तेदार कनाडा में नहीं भी हैं, वो भी आज इस बात को लेकर बड़ा हैरान है कि कनाडा तो हमारा एक दोस्त देश हुआ करता था। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को कनाडा जाने का बड़ा शौक था, चाहे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए। फिर अचानक भारत और कनाडा के बीच में ये सब क्या हो गया। और आज बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, चीन और पाकिस्तान, और अब इस सूची में तीसरे नंबर पर आ गया है कनाडा। ये कितनी बड़ी बात है। हमने पाकिस्तान के साथ अपना आना जाना बंद कर रखा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के भारत आने के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे कनाडा अब धीरे धीरे हमारे दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल होता जा रहा है। लेकिन इससे आपको यह भी पता चलता है कि इस समय आप नए भारत में रह रहे हैं। नया भारत क्या है, नए भारत के सिद्धांत क्या हैं, और नया भारत कैसे, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे पश्चिम का देश हो, चाहे पूर्व का देश हो, लेकिन जो नया भारत है, ये जो अमृतकाल का भारत है, ये कैसे अपनी शर्तों पर काम करता है, कैसे ये किसी भी बड़े से बड़े देश के दबाव में नहीं आता है, और कैसे हमारे देश के लिए सर्वोपरि हमारे देश के लोगों के हित हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई देश हमारी आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करता है, कोई देश हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पनाह देता है, कोई देश अगर हमारे यहां के आतंकवादियों को, अपराधियों को शरण देता है, तो हमारा देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली दूसरा देश क्यों ना हो, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी देता है और कड़ा एक्शन भी लेता है। और यही कनाडा के साथ हो रहा है। बड़ी बात यह है कि जो गलती हमने पाकिस्तान के साथ की थी, वो गलती हमने कनाडा के साथ नहीं की है। आपको याद होगा, पाकिस्तान के साथ हम शुरुआत में बड़े नर्म रहे,
अंदरूनी राजनीति की वजह से, वोट बैंक की वजह से और बहुत सारे दबावों की वजह से हमने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने में बहुत देर कर दी। लेकिन कनाडा के साथ हमने ये नहीं किया, और जिस समय बिल्कुल सही मौका था सख्ती दिखाने का, ना को ना कहने का, यह बताने का कि यह हमें स्वीकार नहीं है, उस समय भारत ने यह कदम उठाया है। और आज भारत और कनाडा आमने सामने खड़े हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे सुरक्षा कारणों को सबसे बड़ी वजह बताया है, क्योंकि अब कनाडा के नागरिकों को भारत आने का वीजा नहीं मिलेगा। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के ओटावा में जो भारत का हाई कमीशन है और टोरंटो में वाणिज्य दूतावास है, वहां भारतीय अधिकारियों और स्टाफ को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और क्योंकि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल है, इसलिए भारत ने कनाडा के नागरिकों को दी जाने वाली सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। अब भारत सरकार ने देखिए कितने खूबसूरती से यह बात कनाडा पर डाली है। कनाडा में ये जो आतंकवादी हैं, ये लगातार कनाडा में हमारे हाई कमीशन के जो कर्मचारी हैं, हमारे राजनयिक हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, और हाई कमीशन में काम करने वाला जो हमारा स्टाफ है भारत का, उसे लगातार ये धमकियां दे रहे हैं। जान से मारने की धमकियां वहां के आतंकवादी खुलेआम दे रहे हैं हमारे देश के इन कर्मचारियों को। अब ये कर्मचारी ऐसी धमकियों के बीच काम कैसे करेंगे? और इनका काम क्या है? इनका काम है वहां भारतीय दूतावास में कनाडा से जो भारत आने वाले लोग हैं, कनाडा के नागरिक, उन्हें वीजा देना। तो भारत ने यह कह दिया कि अगर हमारे इन एम्प्लॉइज की, इन राजनयिकों की जान ही खतरे में है, तो फिर ये आपको वीजा देने का काम कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज से हम अपनी वीजा सेवाएं जो हैं वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इन कर्मचारियों की जान खतरे में है। पहले हम इन्हें बचाएंगे और वीजा सेवाएं बाद में शुरू करेंगे। और इसमें ऑनलाइन वीजा की सेवाएं भी शामिल हैं। तो इसलिए अब कनाडा के किसी नागरिक को, मतलब इसका यह है, कनाडा के लोग, कनाडा के नागरिक ई वीजा के लिए भी अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चाहे आप फिजिकल वीजा के लिए अप्लाई करें वहां जाकर या ई वीजा, अब किसी को भारत आने का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह फैसला सभी तरह की वीजा सेवाओं पर लागू होगा। यानी अगर कनाडा का कोई नागरिक टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है, या बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है, या किसी और श्रेणी के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है भारत आने के लिए, तो ये सारी सेवाएं अस्थायी तौर पर अभी निलंबित रहेंगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोग अभी कनाडा नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है। हमारे भारत के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कनाडा भेजने पर विचार कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने वहां की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे परिवार के जिनके सदस्य कनाडा में रहते हैं। तो अब उनके लिए आप सबसे पहले ये काम की जानकारी सुन लीजिए, और ये जो जानकारी है पहले आप खुद ये जानकारी नोट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो कनाडा में रहने वाले अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ब्लैक एंड व्हाइट का ये क्लिप बनाकर आप वहां भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जानना आपके लिए भी और आपके जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। कनाडा ने भारत के लोगों के लिए वीजा सेवाएं बंद नहीं की है, इसलिए भारत के लोग वैलिड वीजा के साथ आज भी कनाडा जा सकते हैं। आपके कनाडा जाने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा अगर भारत का कोई नागरिक या भारत का कोई छात्र कनाडा से वापस भारत आना चाहता है तो इस पर भी कोई रोक नहीं है। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, आपके बच्चे जो कनाडा में रहते हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए, वो जब चाहें भारत आ सकते हैं। और इस फैसले का असर कनाडा के उन नागरिकों पर भी नहीं पड़ेगा जिन्हें पहले ही वीजा इशू हो चुका है। इसलिए अगर कनाडा से कोई व्यक्ति किसी कारण से वैलिड वीजा के साथ भारत आ रहा है तो उस पर रोक नहीं होगी। लेकिन आज से कोई भी नया वीजा कनाडा के नागरिकों के लिए भारत की तरफ से जारी नहीं होगा। जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ अपनी वीजा सेवाओं को निलंबित कर देता है तो कूटनीति की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है और कहा जाता है कि इस तरह के फैसले उस देश पर एक डिप्लोमेटिक मिसाइल दागने के बराबर होते हैं। मिसाइलें भी कई तरह की होती हैं। एक तो वो मिसाइल होती हैं जो आप देखते हैं जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनसे लोग मरते हैं, जिनसे धमाके होते हैं। ये डिप्लोमेटिक मिसाइल है और भारत ने आज यही किया है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब तक वीजा सेवाओं को लेकर ऐसी रोक पाकिस्तान और चीन को लेकर ही लगाता था, लेकिन कनाडा के साथ हमने शायद इतिहास में पहली बार इतना सख्त कदम उठाया है। तो सोचिए, ये फैसले हमने
पाकिस्तान के साथ किए हैं, चीन जैसे देश के साथ किए हैं, ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। और कनाडा आज तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ हमने इतना बड़ा फैसला ये किया है। आज विदेश मंत्रालय ने जब इस फैसले की जानकारी दी तो उसकी तरफ से 4 बड़ी बातें कही गई हैं जो आज पूरे देश को सुननी चाहिए। पहली बात, कनाडा ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप लगाया वो आरोप बेबुनियाद है और कनाडा ने अब तक इसका कोई सबूत और जानकारी भारत को नहीं दी है। दूसरी बात, कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश में शरण दे रहा है और उनके लिए एक सेफ हेवन कंट्री बन चुका है। तीसरी बात, भारत सरकार ने खालिस्तानी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े 20 से 25 लोगों के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा की सरकार से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 26 बार अपील की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पर भारत के साथ कोई सहयोग नहीं किया। 26 अपील हमने की है। चौथी बात, खालिस्तानी आतंकवादियों के पीछे असल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान से उन्हें फंडिंग मिल रही है। ये बड़ी बातें आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कही है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। लेट मी क्लैरिफाई, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हैज बीन शेयर्ड बाय कनाडा ऑन दिस केस आइदर देन or before or after. From our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issue is of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. तो आपने एक बात नोट की होगी, हमारे देश की जो विदेश नीति है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है। हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे राजनयिक अब जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा पहले ऐसी नहीं होती थी। अब जिस तरह की सख्त भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के सख्त कदम हमारे देश का विदेश मंत्रालय अब उठाता है, इससे पहले ये देखने में नहीं आता था। और आपने देखा होगा, अब जब हमारे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होती है, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, जब वो बैठते हैं पत्रकारों से बात करने के लिए, तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं। पहले लोगों को ये गलतफहमी होती थी कि जो डिप्लोमेसी होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है और डिप्लोमेसी में इस तरह की बातें की जाती हैं जो किसी को भी बुरी ना लगे और आप अपनी बात भी कह दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इस तरह की बातचीत होती थी। लेकिन नए भारत में, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, जो बड़ा बदलाव है वो यही है कि ये जो नया भारत है ये किसी से डरता नहीं है। कनाडा दुनिया का एक बड़ा विकसित देश है। उनकी इकोनॉमी 9वें नंबर पर है पूरे दुनिया में। कनाडा बड़े बड़े संगठनों का मेंबर है, G7 का मेंबर है, G20 का भी मेंबर है, नेटो का मेंबर है, 5 आईज का मेंबर है और कनाडा को एक बहुत प्रभावशाली और बड़ा देश माना जाता है। क्षेत्रफल के मामले में कनाडा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और आज उस कनाडा को हम खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन एक फर्क भी है, जब हम पाकिस्तान के साथ ऐसे संबंध हमारे खराब हुए तो बहुत ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ता था क्योंकि पाकिस्तान में हमारे नागरिक नहीं रहते, ना के बराबर है। इसी प्रकार से जब चीन के साथ हमारे संबंध खराब हुए तो चीन में भी हमारे देश के नागरिकों की संख्या बहुत ही मामूली है। लेकिन कनाडा अलग है। कनाडा में हमारे लगभग 23 लाख लोग, इस समय 20 से 23 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। हमारे लाखों छात्र इस समय कनाडा में रहते हैं और कनाडा हमारे देश के लोगों की एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, चाहे टूरिज्म के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो और चाहे रोजगार के लिए हो। और इतने सारे लोग जब हमारे वहां पर रहते हैं तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए
ये जो फैसला है, ये जो कुछ हो रहा है भारत और कनाडा के बीच में इस समय, इसमें हमारे देश के आम लोग शामिल हैं। हमारे देश के आम लोगों पर, हमारे देश के परिवारों पर इसका सीधा असर जरूर पड़ेगा। आज हमारी आपसे एक और अपील भी है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी स्थिति बताना चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, वो कोई वीडियो का संदेश हमें भेजना चाहते हैं, जानकारी भेजना चाहते हैं, तो वो हमें ईमेल करके बता सकते हैं, हमें अपना वीडियो भेज सकते हैं। और ऐसे परिवार जिनके बच्चे कनाडा में इस समय रह रहे हैं, वो हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं, हमसे अपने मन की बात कोई शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके द्वारा लिखी गई ये जो जानकारी होगी, चाहे जिस भी रूप में आए, चाहे ईमेल के रूप में आए, चाहे एसएमएस के रूप में, सोशल मीडिया के जरिए या फिर वीडियो के जरिए, ये हम शेयर करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम आपके और आपका जो परिवार है कनाडा में, उनके बीच में एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह काम करें और आपको हर रोज वहां से जो भी आपके काम की जानकारी है वो हम लगातार आपको देते रहें। खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करके जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसकी वजह से अब पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि कनाडा कैसे भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए अब सबसे सुरक्षित देश बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कनाडा को अब सबसे बड़े आतंकवादी देश पाकिस्तान का भी खुले रूप से समर्थन मिल रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है, अब इसमें पाकिस्तान की खुलकर एंट्री हो गई है, जिससे हमारा जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने यह कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की सरकार के आरोप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत के एजेंट्स इससे पहले पाकिस्तान में भी ऐसा करते रहे हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत जिन्हें खालिस्तानी बता रहा है वो असल में आम लोग हैं। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान ये बात इसलिए कहता है क्योंकि बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस समय पाकिस्तान में ही शरण ली हुई है या फिर वो पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस समय भी शरण ली हुई है। और जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, उस निज्जर ने भी पाकिस्तान जाकर खालिस्तानी आतंकवादियों से मुलाकातें की थी। और ऐसी खबरें हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। और इस मौजूदा विवाद के पीछे चीन की भूमिका को लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी जो रिमोट कंट्रोल है ये असल में चीन के पास है। कनाडा नेटो देशों का, नेटो का एक सदस्य देश है और नेटो का रुख चीन के हमेशा खिलाफ रहा है। और इनमें भी कनाडा के संबंध चीन के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। कनाडा चीन और रशिया पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन अब कनाडा ने यही आरोप भारत को लेकर भी लगाए हैं और भारत को चीन और रशिया के साथ लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें चीन अपने लिए एक फायदा देख रहा है। यह अलग बात है कि चीन बैकडोर से आज भी कनाडा के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। चीन ने बड़ी संख्या में कनाडा में अपना पैसा निवेश किया है और आज चीन के लोगों की कनाडा में संख्या जो है वो बहुत बड़ी है। कनाडा में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग वहां पर प्रभावशाली लोग हैं, जो इन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खरीद लिए हैं या जो वहां पर सक्रिय हैं वहां की इंडस्ट्री में, उसमें बहुत बड़ी संख्या में चीन के लोग हैं। और धीरे 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 जो चीन के जो लोग हैं वो लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट कनाडा में बढ़ाते जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है कि कनाडा और उसके जैसे बाकी पश्चिमी देश सिर्फ इसलिए भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हैं क्योंकि वो भारत को अपने चीन विरोधी एजेंडे में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इस मामले ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को एक्सपोज कर दिया है। और इसी लेख में ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत के लोकतंत्र पर उसने कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। असल में भारत और कनाडा के टकराव ने नेटो देशों को काफी असहज कर दिया है, जो भारत का साथ छोड़ना नहीं चाहते और अपने साथी देश कनाडा को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस स्थिति में चीन अपने लिए बहुत बड़ा फायदा देख रहा है और पाकिस्तान भी इस पर पूरी राजनीति कर रहा है। यानी जो कॉम्बिनेशन है इस समय जो काम कर रहा है कनाडा में भारत के खिलाफ, वो कॉम्बिनेशन है चीन और पाकिस्तान का। और ये दोनों मिलकर कनाडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इन देशों का इतिहास ये है कि ये हमेशा आतंकवादियों को शरण देते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी तब आई
जब इसी महीने G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए थे। और आज उनके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं। जब जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए, इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, लेकिन अब उनके इस दौरे को लेकर कुछ नई जानकारियां हमें मिली हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए दिल्ली के ललित होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया गया था और इसमें सुरक्षा को लेकर कई तरह के खास इंतजाम किए गए थे, क्योंकि इस प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे स्नाइपर गन्स की गोलियां भी भेद नहीं सकती थी। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि G20 में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उन सबको बहुत सुरक्षित जगहों पर ठहराया जाए और उन सबको दिल्ली में जितने 5 स्टार होटल्स हैं उन सब होटल्स में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स थे वो सब उनके लिए बुक किए गए और उनको कहा गया कि आप इनमें रुकिए क्योंकि ये सुरक्षित है। और उन होटल्स को बताया गया कि उन्हें सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन स्वीट्स में खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे होने जरूरी थे। और जस्टिन ट्रूडो के लिए दिल्ली के ललित होटल में व्यवस्था की गई। लेकिन जब ट्रूडो ललित होटल में पहुंचे तो उन्होंने इस स्पेशल प्रेसिडेंशियल सूट में रुकने से इनकार कर दिया और कहा कि वो होटल के साधारण कमरे में रुकेंगे, जो होटल का बेसिक रूम होता है उसमें रुकेंगे। और इसके बाद उनसे बात करने की काफी कोशिश हुई लेकिन वो नहीं माने। और इसके पीछे ये भी बात है कि जो उनकी सुरक्षा की जो टीम थी वो भी अड़ी हुई थी कि वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं ठहरेंगे, वो एक बेसिक रूम में रुकेंगे। और उनकी जो एम्बेसी थी और उनके सरकार के जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं रुकना चाहते। इसके पीछे जो औपचारिक रूप से जो कारण बताया गया वो ये कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं और वो अपने G20 के इस दौरे पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। वहां अगले साल चुनाव आने वाला है और लोग इस बात पर सवाल करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने दिल्ली की यात्रा पर इतना पैसा खर्च कर दिया, इसलिए वो कम से कम बजट में इस पूरी यात्रा को निपटाना चाहते हैं, वो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। लेकिन इसके पीछे सूत्र ये भी कहते हैं कि एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्हें भारत सरकार पर और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं था और उन्हें शायद इस बात की आशंका थी कि शायद उनकी जासूसी हो सकती है ऐसे में। और इसके बाद उन्होंने एक बेसिक रूम में वो रुके। एक ललित होटल में जो एक बेसिक रूम होता है उसका किराया होता है एक रात का 9,000 से लेकर 11,000 रुपए पर नाइट। और उस समय क्योंकि जो रूम का जो रेंट था बढ़ा हुआ था, उस समय इसका किराया रहा होगा उस कमरे का 15 से 20,000 रुपए एक रात का। एक और खास बात यह है, जस्टिन ट्रूडो के पुत्र भी उनके साथ आए थे और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो और उनके बेटे दोनों एक ही रूम में रुकेंगे, 2 रूम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो के जो पुत्र थे वो दोनों ललित होटल में एक बेसिक रूम में रुके और वो लगभग यहां 5 दिन तक रुके रहे, क्योंकि बाद में उनका जो विमान था वो खराब हो गया था और उन्हें यहां रुकना पड़ा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि G20 समिट के दौरान ही भारत और कनाडा दोनों देशों में कितना अविश्वास पैदा हो चुका था कि वो भारत सरकार के कहने पर उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में भी नहीं रुकना चाहते, उन्हें उस पर भी शक है। भारत और कनाडा दोनों ही देश दुनिया के लिए काफी मायने रखते हैं और इस बात को आप इस नक्शे से समझिए। कनाडा रशिया के बाद क्षेत्रफल के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कनाडा का क्षेत्रफल देखिए, यहां आपको बताता हूं, 99,80,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसकी आबादी है सिर्फ 4 करोड़। 4 करोड़ का मतलब है उसकी आबादी हमारे दिल्ली शहर की आबादी के आसपास है, लेकिन क्षेत्रफल उसका कितना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,90,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत की आबादी है 142 करोड़। इस हिसाब से अगर आप देखें तो कनाडा जो है वो पूरे कनाडा में भारत जैसे 3 देश समा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें, हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा देश है और आबादी अगर देखेंगे तो इतने हमसे 3 गुना बड़े देश में आबादी है सिर्फ 4 करोड़, जो हमारे दिल्ली के जैसे शहर की आबादी होती है। और आबादी में कितना फर्क है और क्षेत्रफल में कितना फर्क है ये आप देख लीजिए। तो इसके अलावा कनाडा से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले 2 दशकों में 250% की वृद्धि हुई है। 2019 में 3,51,000 पर्यटक
कनाडा से भारत आए थे और कोविड के बाद पिछले साल वर्ष 2022 में 2,77,000 लोग कनाडा से भारत आए थे। तो अब इन लोगों के वीजा पर रोक लग गई है, अब ये लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप देखें 2001 में अगर यहां देखें तो सिर्फ 88,000 लोग कनाडा से भारत आए थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है 2010 में, और ये अपने पीक पर पहुंचा 2019 में, कोविड से ठीक पहले, जब 3.5 लाख लोग कनाडा से भारत आए थे। और फिर कोविड की वजह से ये बिल्कुल नीचे आया। आप देखिए 2020 में, 2021 में बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि तब यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद हो गई थी। और अब पिछले साल 2,77,000 लोग आए थे, और इस साल शायद और भी ज्यादा लोग आते अगर ये प्रतिबंध नहीं लगता तो। लेकिन अब इन लोगों पर ये पूरा प्रतिबंध लग चुका है। अब देखिए किस देश में कितने भारतीय छात्र हैं ये भी आपको बताते हैं। भारतीय छात्रों की संख्या में अमेरिका में 4.66 लाख, कनाडा में 1.83 लाख। यहां आप जो देख सकते हैं, अमेरिका के बाद भारत से सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए कनाडा में जाते हैं। अभी जो छात्र विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं उनमें 35% अमेरिका में है, 14% कनाडा में है, 12% यूएई में है और 8% ऑस्ट्रेलिया में है। यह पूरा ब्रेकअप आप देखिए। कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह भी आप देख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के सिख खुद के पंजाब से होने पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं या भारत का होने पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। एक स्टडी हुई थी अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, लेकिन ये मैं स्टडी आपको क्यों दिखा रहा हूं वो पहले आपको बताता हूं। ये स्टडी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कनाडा ने इस पूरे खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया है, सिख धर्म से जोड़ दिया है। और ये जो खालिस्तानी है ये पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारे जो भारत में सिख हैं या दुनिया के जो सिख हैं सब खालिस्तान के समर्थक हैं, सब चाहते हैं कि खालिस्तान बने, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च किया और उस सेंटर के मुताबिक भारत के 95% सिख खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, जबकि 93% खुद को पंजाब का होने पर भी गर्व महसूस करते हैं। और ये आंकड़े आज बहुत कुछ कहते हैं। और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो हमारे देश के जो सिख हैं वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। वो अपने आप को आज भी भारतीय मानते हैं, उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व है, उन्हें अपने पंजाबी होने पर गर्व है और पंजाब का सिख होने पर उन्हें गर्व है। उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए, यह रिसर्च ये कहती है। और यह भारत में सिख समुदाय पर किया गया सर्वे है, पंजाब में सिख समुदाय पर किया गया सर्वे है, प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे है। और इनमें से देख लीजिए 95% लोग ये कहते हैं कि उन्हें भारत का नागरिक होने पर, एक भारतीय कहलाने पर गर्व है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। इस टकराव और तनाव के बीच आज ऐसे गायकों और कलाकारों की बात करना भी जरूरी है जिन्हें भारत के करोड़ों युवा अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं और इन पंजाबी सिंगर्स के गानों को वो लूप पर लगाकर सुनते हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि इन गानों में मनोरंजन के साथ साथ खालिस्तान का भी एक खतरनाक एजेंडा छिपा होता है। अब आप खुद सोचकर देखिए, अगर कोई गायक अपने गानों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस्तेमाल करने लगे तो आप उस गायक को क्या कहेंगे? आपको याद होगा जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो कितना बड़ा विवाद हो गया था। हमारे देश के लोग ये नारा सुनना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। लेकिन आज भी पंजाब के ऐसे बहुत सारे पंजाबी के गायक हैं जो खुलेआम अपने गानों में खालिस्तान का समर्थन करते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और ये सब कुछ होता है या तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या फिर क्रिएटिविटी के नाम पर। यह किया जाता है कि ये तो कलाकार हैं और ये इनकी क्रिएटिविटी है। और इस एजेंडे को हमारे देश के युवा भी आसानी से मनोरंजन और म्यूजिक के नाम पर खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा में रहने वाले जिस पंजाबी रैपर और मशहूर सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ का भारत में विरोध हो रहा है और मुंबई में इस रैपर के शो को रद्द कर दिया गया है, उस सिंगर को कुछ समय पहले तक भारत के करोड़ों युवा अपना रोल मॉडल मानते थे। यहां तक कि क्रिकेटर विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भी शुभ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे।
जबकि ये वही पंजाबी रैपर है जिसने भारत का एक ऐसा नक्शा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब को भारत से अलग दिखाया गया था। अब सोचिए, जो सिंगर भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है, उस सिंगर को हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज और युवा सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे और उसके जबरदस्त फैन थे। लेकिन अब देखिए, जैसे ही इस सिंगर के बारे में पता चला, शुभ के बारे में पता चला, तो ये जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो या बाकी के जो लोग हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन सब ने इस गायक को अनफॉलो कर दिया है। हो सकता है पहले उन्हें पूरी जानकारी ना रही हो और वो उन्हें फॉलो करते थे शुभ को, लेकिन अब विराट कोहली ने इन्हें अनफॉलो कर दिया है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यही है कि ये नया भारत है और इस नए भारत में जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनता का सेंटिमेंट है, जनता का जो मूड है, वो ऐसा है कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस नए भारत में जानते हैं कि एक नागरिक होने के नाते उन्हें क्या करना चाहिए। वो क्रिकेटर तो हैं, सेलिब्रिटी तो हैं, लेकिन हैं इसी देश के नागरिक, और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ इन तमाम खिलाड़ियों ने और सेलिब्रिटीज ने इस सिंगर को अनफॉलो कर दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। उनकी तारीफ होनी चाहिए इस बात के लिए। लेकिन पहले ऐसा भी नहीं होता था। पहले लोग कहते थे कि हम तो क्रिएटिव लोग हैं, हम तो कलाकार लोग हैं, हम तो खिलाड़ी हैं, हम एक्टर हैं, हम गायक हैं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना है, और हम क्रिएटिविटी के नाम पर किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। भारत के लाखों युवा अब भी इस सिंगर को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं और उसके गाने सुन रहे हैं। आज आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे देश के जो युवा हैं जो इस सिंगर को फॉलो करते हैं, जरा इसके सारे गाने सुनिए, उसके लिरिक्स सुनिए, वो क्या कहता है, उसका पूरा भाव समझिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गायक खालिस्तान की बात करता है, भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत के युवकों को भड़काता है, तो आपको आज ही ऐसे सिंगर्स को, ऐसे कलाकारों को अनफॉलो कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, पहले आप जाइए, अपना दिमाग लगाइए, आप देखिए कि इसके गाने कैसे होते हैं, इसका पूरा गाने का भाव, इसके संगीत का भाव क्या है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिंगर देशभक्त है, ये देशभक्ति की बात कर रहा है, ये भारत को मजबूत करने की बात कर रहा है, तो शौक से फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो फिर आपको ऐसे लोगों को अनफॉलो भी कर देना चाहिए और इनके गानों का, इनके वीडियोस को कभी भी किसी के साथ शेयर करना भी बंद कर देना चाहिए, लाइक करना भी बंद कर देना चाहिए। इसलिए कल भी हमने आपसे कहा था कि आप अपने आदर्श किन्हें मानते हैं, अपने नायक कैसे लोगों को मानते हैं, सोच समझकर उनका चुनाव कीजिए। और देखिए, सिर्फ जो लोग आपको मनोरंजन देते हैं, जो लोग आपका मन बहलाते हैं, सिर्फ वो आपके नायक नहीं हो सकते। जो लोग इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें आपका नायक होना चाहिए। अगर आपको अपना आदर्श चुनना ही है, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को चुनिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स को चुनिए, खिलाड़ियों को चुनिए जिन्होंने बहुत मुश्किल स्थितियों में देश का नाम रोशन किया है। बाकी लोगों को चुनिए, जिसे भी आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति देश को मजबूत कर रहा है, उसे अपना आदर्श बनाइए। आज शाम को जब हमने इस गायक के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया, तो पता चला कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आज भी इसके लगभग 45 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनमें ज्यादातर भारत के हैं। और यह अकेला ऐसा सिंगर और रैपर नहीं है जो खालिस्तान का समर्थन करता है। पंजाबी सिंगर और रैपर जैजी बी, कौर बी, इंदरपाल मोगा और यहां तक कि स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गानों के जरिए खालिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। हमारे देश के करोड़ों युवा आज भी सिद्धू मूसेवाला को अपना हीरो मानते हैं और सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाली टी शर्ट्स हजारों रुपए में खरीदकर या सैकड़ों रुपए में खरीदकर आज भी इसकी टी शर्ट्स पहनी जाती हैं। लेकिन सच्चाई है कि सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गानों के जरिए खालिस्तान की मांग को बार बार दोहराया था। वर्ष 2020 में पंजाब मदरलैंड नाम से जो गाना सिद्धू मूसेवाला ने रिलीज किया था, उस गाने में जरनैल सिंह भिंडरावाला का महिमा मंडन किया गया था और भिंडरावाला एक आतंकवादी था। इसी तरह पिछले साल सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत से पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था जिसका नाम था सतलुज यमुना लिंक कनाल। इस गाने को YouTube से हटा दिया गया था क्योंकि इसमें खालिस्तानी आतंकवादी बलविंदर सिंह जटाना को उन्होंने शहीद बताया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके सिख सुरक्षा कर्मियों का एक तरह से समर्थन किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सिद्धू मूसेवाला इंदिरा गांधी के प्रति ऐसी सोच रखता था, उसे पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था।
सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें आज भी 3 करोड़ 80 लाख लोग फॉलो करते हैं और इनमें भी ज्यादातर लोग इसी देश भारत के हैं। आज हमारा आपसे एक ही सवाल है कि हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ तो लोगों का खून आज भी खौल जाता है, लेकिन खालिस्तान जिंदाबाद कहने वाले सिंगर्स को हमारे देश के युवा अपना रोल मॉडल क्यों मानते हैं और उन्हें खालिस्तान का समर्थन करने वाले इन कलाकारों से कोई परेशानी क्यों नहीं होती? तो सोचिए ऐसा क्यों है। आज आप ये भी देखिए कि कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या हो गई है और इस गैंगस्टर का नाम था सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके। इसकी हत्या कनाडा के विनिपेग सिटी में गोली मारकर की गई और यह गैंगस्टर ए श्रेणी का आतंकवादी था और वो पंजाब से वर्ष 2017 में फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा भाग गया था और इस गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो भारत की जेल में बंद है। हम कह नहीं सकते, आजकल ये भी एक बड़ा फैशन है कि कहीं भी किसी की हत्या होती है, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, तो ये जो जेलों में बंद गैंगस्टर्स हैं ये फिल्मी हीरो की तरह बाहर निकल आते हैं और फिर कहते हैं कि ये हत्या हमने करवाई है। बाकायदा सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जाती है, बहुत सारे लोग तो वीडियो भी डाल देते हैं क्योंकि यही इनका धंधा है। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स, हत्याएं ये कराते हैं ताकि इनके गैंग की दुकान चलती रहे। इनका जो धंधा है वो है डर का धंधा। अब चाहे लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था या नहीं मारा था, आज देखिएगा आप कुछ दिनों के बाद और 2-4 लोग निकल आएंगे और उनमें होड़ लगेगी कि हमने मारा है, हमने मारा है, क्योंकि इसी से उनकी दुकान चलती है। इसलिए हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि इसने मारा या नहीं मारा। आपको बस ये बताना चाहते हैं कि ये भी एक धंधा है। सोचिए, भारत से जो आम लोग कनाडा जाते हैं, आप जैसे लोग अगर आज कनाडा के लिए वीजा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको कई दिनों तक नींद नहीं आती ये सोचकर कि कहीं आपका वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके वीजा रिजेक्ट हो भी जाते हैं और रिजेक्ट ना हो जाए वीजा, इसके लिए कनाडा में वीजा लेने के लिए, कनाडा में नागरिकता लेने के लिए आज भी हमारे देश में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप सोचिए, जो छात्र यहां से जाते हैं लाखों रुपया यूनिवर्सिटी को देते हैं, इतनी ही बड़ी संख्या पैसे की वीजा के लिए खर्च करते हैं, एजेंट को पैसा देते हैं और एजेंट ये बताता है कि आप हमारे जरिए जाइए, पैसा खर्च करके हमारी फीस दीजिए, तब आपको वीजा मिलेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी आम आदमी का वीजा कनाडा की सरकार रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उन्हें कनाडा की नागरिकता कितनी आसानी से मिल जाती है। वो लोग जो नकली पासपोर्ट बना के गए वो भी कनाडा के नागरिक बन गए, सोचिए। और कनाडा उन्हें अपना नागरिक बनाकर उनकी रक्षा कर रहा है और जस्टिन ट्रूडो जैसा व्यक्ति इन आतंकवादियों को अपने देश का नागरिक बताकर कहता है कि हमारी जमीन पर हम अपने देश के नागरिकों की ऐसे हत्या नहीं होने देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जाएंगे वीजा लेने, आपका नहीं मिलेगा, आप नागरिकता के लिए अप्लाई करिए, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इन आतंकवादियों को मिल जाती है, इन गैंगस्टर्स को मिल जाती है। सब कुछ जानते हुए भी जिस आतंकवादी की हत्या कनाडा में हुई है उसकी तस्वीर एनआईए ने एक दिन पहले ही जारी की थी और कनाडा की सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी कनाडा की सरकार से कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब निज्जर की हत्या के बाद कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं ऐसे समय में, तब वहां एक और आतंकवादी की हत्या हो जाती है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसी आतंकवादी की हत्या हुई है। तो सोचिए इसका मतलब क्या है। इस नए हत्याकांड से 4 बातें पता चलती हैं। पहली बात, कनाडा भारत विरोधी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने वाला देश बन चुका है। दूसरा, इस हत्याकांड से साबित हो गया कि कनाडा में यह हत्याएं वहां के गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के बीच टकराव और गैंग वॉर की वजह से हो रही हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इतने हाई अलर्ट पर हैं, तब तो भारत का कोई एजेंट ऐसे किसी आतंकवादी या गैंगस्टर की हत्या वहां जाकर नहीं करेगा, जैसा कि कनाडा की सरकार आरोप लगा रही है। तो यह हत्या बताती है कि हत्याएं वहां गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के बीच आपसी संघर्ष की वजह से हो रही हैं। और यह संघर्ष किस बात पर होगा? देशभक्ति पर तो होगा नहीं, यह संघर्ष होगा पैसे पर। तीसरी बात, अगर कनाडा अपनी नीति नहीं बदलता, उसने अगर अपने आप को नहीं बदला, तो वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह आगे चलकर आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा। और चौथी बात, कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानी नेताओं का समर्थन करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और जो उसके लिए आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय कनाडा से पंजाब में बाकायदा बहुत सारे एक्सटॉर्शन रैकेट्स चल रहे हैं, क्योंकि सारे अपराधी पंजाब के वहां पर जाकर बैठे हैं, जिसमें पंजाब के लोगों से लगातार पैसे की उगाही होती है। आप पंजाब के किसी नागरिक से आज पूछकर देखिए, अगर आज मैं कई लोगों से बात कर रहा था और मुझे लोगों ने यह बताया, पंजाब के लोगों ने, कि अगर आज पंजाब के किसी भी शहर में वहां का कोई व्यक्ति कोई महंगी गाड़ी खरीद लेता है तो शाम तक उसके पास कनाडा से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ जाता है, और यह संगठित अपराध सीधे कनाडा से चलता है। आज आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद के देख लीजिए, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई मकान खरीद के देख लीजिए पंजाब में, शाम होते होते आपको कॉल आ जाएगा और कहेंगे आपसे कि आप इतना पैसा यहां जमा करा दीजिए, नहीं तो आपको मार डालेंगे। यह पंजाब की हालत है और यह सब हो रहा है कनाडा से। अब से कुछ देर पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक नया बयान दिया है और कहा है कि भारत को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कनाडा का सहयोग इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में करना चाहिए। देखिए, पश्चिमी देशों की एक बड़ी खूबसूरती है, वो अपना बचाव कभी मानव अधिकारों के नाम पर करते हैं, कभी अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर करते हैं, कभी लोकतंत्र के नाम पर करते हैं, कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर करते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम पर करते हैं, और अपने पूरे बातचीत का जो लहजा है वो ऐसा बनाकर रखते हैं कि वो बड़े विश्वसनीय लगते हैं। लेकिन आपने देख लिया, जस्टिन ट्रूडो मानने के लिए तैयार नहीं है और अब उन्होंने भी ठान लिया है, उनके भी रुख में कोई हमें बहुत ज़्यादा बदलाव इस समय दिख नहीं रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं इस समय कनाडा में हो क्या रहा है। कनाडा में चाइना का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ की सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि चीन से वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, चीन वहाँ के पूरे सिस्टम को खरीदने की कोशिश कर रहा है। कनाडा में पाकिस्तान की ISI का हस्तक्षेप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। असल में जिसे भारत का हस्तक्षेप बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का हस्तक्षेप है। ये सब पाकिस्तान कर रहा है और चीन के बारे में लग रहे आरोपों से बचने के लिए अब जस्टिन ट्रूडो ने ये नई चाल चली है और वो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ये सब तो भारत कर रहा है और लोगों का पूरा ध्यान वो भारत की तरफ लाना चाहते हैं। पश्चिमी देश चुपचाप देख रहे हैं। अब कनाडा जो है वो नेटो देशों का सदस्य है, अमेरिका जैसे देश उसके अलाई हैं और बाकी के जो देश हैं ये भी। अब ये जो देश हैं ये क्या करते हैं? अब देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसे देश ने भी अभी खुलकर कनाडा का साथ नहीं दिया है। नेटो के भी जो बाकी के जो देश हैं उन्होंने खुलकर कनाडा का साथ नहीं दिया है। बल्कि बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि बनकर आने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि कनाडा के लिए इस समय कोई भी बड़ा पश्चिमी देश भारत से दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं है। यह अलग बात है कि छोटे मोटे बयान देते रहेंगे, कहते रहेंगे कि भारत को सहयोग करना चाहिए, ये सब कहते रहेंगे, थोड़ा पश्चिमी देश मजा लेते रहेंगे। अमेरिका भी इस पूरे मामले में एक मजा लेता रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। कनाडा के साथ भारत के बिगड़ते रिश्तों से उन परिवारों की चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या तो कनाडा जाना चाहते हैं या फिर कनाडा में मौजूद हैं। हालांकि इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे। पंजाब के रूपनगर से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने आज एक रिपोर्ट भेजी है ऐसे ही परिवारों पर। आप देखिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंजाब के रूपनगर शहर में। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ही एक पासपोर्ट केंद्र खोला गया है और यहाँ पर पासपोर्ट बनाने वालों में ज्यादातर युवा हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं और इस बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए अब विदेशों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कई युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए हैं। ये युवा IELTS का कोर्स भी कर रहे हैं। उसके बाद उनका अगला डेस्टिनेशन होगा कनाडा। यहाँ पर धनप्रीत बैठे हैं जो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, इनका मकसद है कनाडा जाना। उनसे बातचीत करते हैं। धनप्रीत, आप यहाँ पर पासपोर्ट बनाने आए हुए हैं, आपका अगला डेस्टिनेशन क्या है? हम वैसे तो मानसा से हैं, लेकिन अभी जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे मैं कनाडा जाऊँ स्टडी करने के लिए अब्रॉड। कनाडा में क्या करना चाहते हैं? कौन सी स्टडी? मैं पुलिस फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहता हूँ। तो आप पुलिस फाउंडेशन का कोर्स करना चाहते हैं, पंजाब पुलिस में नहीं ट्राई किया आपने? मैंने पंजाब पुलिस में देखा था, मैंने सोचा कि अभी जब एक तो सैलरी का हाँ, और वहाँ इंडियन करेंसी में हो जाता था 3 लाख इतना हो जाता है। आपको लगता है कि भारतीय छात्रों के ऊपर जो संकट आता दिखाई दे रहा है वो उसके बादल छट जाएंगे? मुझे तो लगता है छट जाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छी है और कनाडा तो भी अच्छी है, इसलिए मुझे तो लगता है अच्छा विवाद खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है। जब आपको हराने के लिए लोग
परिश्रम और प्रयास करने की बजाय पीठ पीछे साजिश और षड्यंत्र करने लगें तो समझ लीजिए कि आपकी वर्षों की मेहनत सफल हुई।